ओके बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के फिजिक्स क्वेश्चंस। आप मैथ करते जाइए, क्या टेस्ट में किया आपने, किया कितना करेक्ट किया, कितना करेक्ट किया, तो मैथ करते जाए। और टाइम कम ज्यादा लेते हैं, कितना लेते हैं, ये भी ध्यान देते जाइए। ओके, दोनों बातें आपको देखनी है। ओके, डिटेल फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो सर्कुलर लूप से है ना, इक्वल करंट्स, सेम डायरेक्शन करंट है दोनों में, ठीक है। अब उनको किसी पहले स्टार्ट किसी दूरी पे है पहले, फिर उनको पास लाया गया, तो पास लाने की वजह से उसमें क्या होगा, करंट बढ़ेगी घटेगी जो भी समझा, तो मान लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, जब पास लाएंगे हम लोग फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स हर पॉइंट से जो फ्लक्स पास कर रहा है बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स बराबर bf cos थीटा होता है, ठीक है। ये आप समझ लिया, फार्मूला पता ही होना चाहिए। सिर्फ पूरी बात फाई बराबर b डॉट a होता है। फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगी, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट पैदा हो, क्योंकि क्लोज लूप है। इंड्यूस करंट क्या करेगी, फ्लक्स बढ़ेगा अपोज करेगी, तो करंट क्या होगी, इंड्यूस करंट मेन करंट के अपोजिट पैदा होगी, घटाने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, नेट करंट क्या होगी, तो इंड्यूस करंट मेन करंट के अपोजिट पैदा होगी, तो नेट करंट क्या होगी, फाइनल मेन करंट माइनस इंड्यूस करंट, तो नेट करंट दोनों में घटेगी, दोनों में यही बात होगी। तो करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप, दोनों में करंट घटेगी, क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से। और इंड्यूस करंट क्या होगी, मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए आप। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सब जगह सेम वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, और एक लूप है इसके अंदर, ऐसे क्लोज लूप है, ठीक है। इसको फील्ड के अंदर ही चला रहे हैं इधर वेलोसिटी v से, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलाया, मानिए सब जगह बीम सेम मौजूद है, तो कह रहे हैं क्या करंट इंड्यूस होगी लूप में, अगर होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फिर वही सोचे, फ्लक्स बराबर होता है bA cos थीटा, bA cos थीटा, ऊपर लिखे b डॉट a, थीटा किसके बीच एंगल है, b और b एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फ्लक्स में देखिए, फ्लक्स बराबर bA cos थीटा, क्या कोई चीज चेंज हो रही है, देखिए आप, देखिए b चेंज हो नहीं रही, एरिया भी नहीं लूप पे चेंज हो रहा है, और एंगल b और a के बीच एंगल जो लूप है उसको घुमाया नहीं जा रहा है ना, तो घुमाएंगे नहीं हम लोग तो थीटा भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना b चेंज हो रहा, ना a चेंज हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा है, सब चीज कांस्टेंट है। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं पैदा होगा, इंड्यूस करंट भी पैदा नहीं होगी, इंड्यूस करंट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर सेकंड का फोर्थ वाला हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, ये इस टाइप का एक लूप है, ऐसे, ओके, ऐसे टाइप का, ठीक है। नाम दे रखा ए बी, बाहर से देखिए ए बी, ठीक है, और डीसी इधर नाम दे रखा है डीसी, ठीक है। अब कह रहे हैं बी की वैल्यू घटाई जा रही है, और बी की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, ऐसे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करती है, फ्लक्स के चेंज का विरोध करती है, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट घटाने की कोशिश करेगी, अगर फ्लक्स घटता है इंड्यूस्ड करंट बढ़ाने की कोशिश करता है फ्लक्स को, तो चलिए बी घट रहा है, बी घटने का मतलब फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घटने की वजह से कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे पैदा होगी कि बी की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करे, और बी की धारा नीचे की ओर, तो बी इंड्यूस्ड करंट की वजह से बी जो पैदा होगा उसकी डायरेक्शन भी नीचे होनी चाहिए, तो नीचे कैसे होगा, ऐसे देखा आप समझे, ऐसे
ऐसे करंट इंड्यूस करंट ऐसे ये होगी तो बी नीचे की ओर होगा, तो ऐसे होगी इंड्यूस करंट क्या होगी इसमें ऐसे होगी, क्योंकि इसकी वजह से बी नीचे पैदा होगा। और अगर ये ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, क्यों क्लोज लूप है। तो इंड्यूस करंट ए बी में जो बहेगी, ए बी में ऐसे बहेगी मतलब ए से बी की ओर, और इसमें सी से डी की ओर बहेगी। फिर समझ लें, बी की वैल्यू घट रही है इसलिए फ्लक्स घट रहा है, तो इंड्यूस करंट पैदा होगी। इंड्यूस करंट क्यों पैदा होगी? क्योंकि लूप बंद होना चाहिए एक्चुअली। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ हमेशा पैदा होगा, लेकिन इंड्यूस करंट तभी पैदा होगी जब लूप बंद होना चाहिए होगा। तो लूप एक्चुअली क्लोज है, इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगी। फ्लक्स क्योंकि घट रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होगी कि बी की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो बी है नीचे की ओर, इंड्यूस करंट भी नीचे की ओर होनी, ऐसे होगी इंड्यूस करंट कि बी नीचे की ओर पैदा हो, ऐसे ऐसा राइट हैंड से देखिए आप, ऐसे इधर ए से बी ऐसे देखिए आप, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, देखिए आप ऐसे ए से बी बहेगी और इधर ऐसे बहेगी ऐसे बहेगी ऐसे 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 बहेगी। इंड्यूस करंट ए से बी की ओर बहेगी और इसमें अंदर में डी से सी की ओर रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? दो पैरेलल वायर से ऐसे, एक ये इसमें करंट मारी I1, इसमें मारी I2, ठीक है सर, ठीक है। तो इनकी भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से लगता है? क्योंकि एफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनके बीच कौन सा लगे? फोर्स मैग्नेटिक, ठीक है। तो उसमें लिखा अट्रैक्शन क्यों करते हैं? सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर 4th वाला हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये इंसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करें? इंसर्शन क्या था? फैराडे लॉ किसका रिजल्ट है? कंजर्वेशन एनर्जी की वजह से। फॉलो किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन एनर्जी को। तो ये बात सही है, ठीक है, इंसर्शन सही है। और रीजन क्या कहता है? रीजन में कहा है अगर प्योर रेजिस्टेंस है सर्किट में, एसी सर्किट में, तो करंट लैग करती है ईएमएफ से। एक्चुअली करंट ऐसा नहीं होता, प्योर आर है, प्योर रेजिस्टेंस अगर है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। आई भी अगर इधर होगा, बी भी इधर होगा, दोनों सेम फेज में होते हैं, एसी के मैटर है, ओके। तो ये स्टेटमेंट मतलब रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन लेकिन गलत है, इसलिए थर्ड आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 देखिए। 6 में कहा है क्या किया गया है? मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, ठीक है। तो इंड्यूस में पैदा हो रहा है। पहले मैग्नेट की वेलोसिटी, हाँ मैग्नेट की वेलोसिटी स्पीड नल v है, ठीक है। तो एक्चुअली इंड्यूस इएमएफ क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। इसके प्रोपोर्शनल होता है। पहले क्या है? पहली क्वेश्चन ई प्रोपोर्शनल टू वी में, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या किया गया? फिर दोनों को चला रहे हैं। मैग्नेट दूर जा रहा है, मतलब मैग्नेट, ये मैग्नेट जा रहा है इधर की ओर वेलोसिटी v से, कॉइल भी इधर वेलोसिटी v से जा रही है। रिसीड हमें माने दूर जाना, ठीक है। तो देख रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, है ना, मैग्नेट एंड कॉइल, ठीक है, क्या हो? 2v हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा 2v। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब क्या होगा? E डैश प्रोपोर्शनल टू 2v की हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये, दूसरी है। अब E डैश निकालना है, डिवाइड कर दें 1/2, तो क्या होगा? E अपॉन E डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। E डैश बराबर क्या होगा? 2e हो जाएगा। इंटीग्रल कितना होगा? 2e हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बच्चों आते हैं 7 में। इसमें क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। पहले फ्लक्स कितना है, पहले फ्लक्स है फाई1 बी नॉट इंटू ए नॉट, एक्चुअली जो लिखा नहीं है तो थीटा एक्चुअली 0, ठीक है, लिखा नहीं उसका मतलब यही है, तो 0 थीटा, तो फाई बी ए नॉट है। उसके बाद फ्लक्स बाद का कितना है 4 बी नॉट इंटू एरिया वाई इंटू ए नॉट। फ्लक्स चेंज कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, ओके, साइनस कोई मतलब वैल्यू क्यों मतलब है, ये होगा 3 बी नॉट इंटू ए नॉट। ई क्या होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कितना समय लगा तो डिवाइड कर देंगे, टाइम लगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी कितनी होगी, इतनी होगी। क्वेश्चन अगला 8 पे आते बच्चों। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझिए, क्वेश्चन बस एक बार पढ़ना चाहिए, पढ़ते जाएं लिखते जाएं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कितने टर्न्स है लिख लिया, 1000 को आप ऐसे लिखे पावर में, आसान रहेगा। बड़ी वैल्यू हमेशा पावर में लिखना चाहिए, उसे मिस्टेक नहीं होती और टाइम भी कम लगता है। तो एरिया देखिए, एरिया को हम लोग एमकेएस में बदल रहे पहले से, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम मीटर स्क्वायर बदल दें 10 पावर -4 हो जाएगा, बात खत्म। बार बार इससे टाइम बर्बाद ना हो। अगर कोई वैल्यू एमकेएस में नहीं है, साथ एमकेएस में बदल लेना चाहिए पहले से ही, ओके। और थीटा 0 है, ये एंगल के बीच में कितना बी और कितना एंगल 0 दे रखा है, बी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है टेस्ला में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू टेस्ला में दे रखी है, ठीक है। अब देखिए कॉइल, जैसे हमारी कॉइल है ये, अब ये है पहले हमारी टाइप की कॉइल, देखिए आप, ये एरिया वेक्टर है, बी इधर ही है, ठीक है। पहले क्या था फाई1 कितना है बी ए cos 0, ये हो जाएगा बी ए, ठीक है। अब इसको घुमाया, कॉइल को घुमाया गया 180 डिग्री। अब ये देखते हैं मोबाइल देख रहे हैं, ये जो घुमाएंगे हम लोग 180 से, तो ये चीज नीचे चली जाएगी। आप देखिए 180 डिग्री घुमाने पे ये जो फ्रंट फेस है ये मोबाइल का, ये ऊपर था, अब ये नीचे चला जाएगा, तो एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। बी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, पहले एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो थीटा 0 है, तो फाई1 कितना है बी ए। अब ये देखिए आप, ये बी ऊपर है, एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, फाई2 कितना होगा, ये होगा बी ए cos 180, cos 180 होता है -1, तो ये होगा माइनस बी ए। डेल्टा फाई कितना होगा, फाई2 माइनस फाई1, माइनस बी ए, ये होगा -2ba। देखिए n नहीं जो देखा हमने, n जोड़ ले, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, n जोड़ते जाए आप, ओके। तो माइनस यहाँ भी n समझ लें आप, n बाहर भी देते हैं ऐसे, ओके, ऐसे, तो यहाँ भी आप n जोड़ दें ऐसे, टर्न्स दे रखे नंबर टर्न्स, n भी ये हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, और बस इंड्यूस में बताना है, तो E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो 2NDA अपॉन टी, तो रखते जाए 2 × 10⁻³ B का मतलब ये, ओके, 2 × 10⁻⁵, A का मतलब वो, उसको ऐसे लिख ले, 5 × 10⁻² लिख लिया, ओके। टाइम कितना है, टाइम 0.2 दे रखा है, ठीक है, ऐसे समझे आप। अब पॉइंट मान हटाएंगे यहाँ से, तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखिए ध्यान दें, ये -7 हो गया, या ऐसे समझे, -2 -4, ठीक है, तो -10⁻⁴ तो ये हो गया। अब इनकी कहानी खत्म हो गई, बीच में 100 10⁻² और हो गया।
ठीक है। तो ये वोल्ट में आया, इसमें आया वोल्ट, आंसर मिली वोल्ट बोलना चाहते हैं। तो ये 10⁻⁻2 ये हुआ, 10⁻3 ये मिली वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मिली वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट में 10⁻3 मिली वोल्ट हो गया, तो इसका आंसर 10 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। 9 देखो, 9 में देखिए फिगर कैसे दे रखा है। एक कंडक्टर इस टाइप का ऐसे, इस टाइप से देखिए, साइड के नाम दे रखे ABCD इस टाइप से, ठीक है। A B और C, ये O है, ये O है, ये C और ये B। वेलोसिटी B से चला रहे हैं लोग, ठीक है। ये B जैसे B दे रखा है, इंड्यूस्ड में बताना है। तो इंड्यूस्ड में देखिए होता है E बराबर BLT sin थीटा होता है। ऐसे केस क्वेश्चन लगेगा, ये फार्मूला। थीटा क्या होता है, किसके बीच एंगल, एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी, कंडक्टर की लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। तो बताना इंड्यूस्ड किसे, A और D के बीच में इंड्यूस्ड कितना पैदा होगा। तो एक एक देखिए जरा, A और B में देखें, AB में देखें, AB में थीटा कितना है 0, इसलिए E क्या होगा, इंड्यूस्ड में हो जाएगा 0। और यही बात CD में होगा, CD में भी थीटा 0 है, इंड्यूस्ड में कितना होगा 0। लेंथ देखिए, आप देखिए ये लेंथ है, वेलोसिटी पैरेलल है, थीटा 0 है, इसमें कोई थीटा पैदा नहीं होगा। रही बात इसकी BOC, इसके लिए क्या करें, हम वो लेंथ निकालें जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इसके लिए ये वाली लेंथ काम आएगी ऐसे ऐसे से, ये नाम दे दीजिए B, ये हमारे इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ये हमारे P, हमें निकालना पड़ेगा BPC, हमें BPC चाहिए लेंथ, BPC। लंबाई कितनी 1 मीटर है ना, 4 साइड है, सबकी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है ऐसे, दिस इज आल्सो 1 मीटर, लिखा है इसमें 1 मीटर। तो जरा ये ट्रायंगल देखें, ये वाला ऐसे, ऊपर वाला देख लें जरा, ऊपर वाला ऐसे ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये निकल आएगी, इसको डबल कर देंगे, ये हो जाए पूरा, इतनी ये होगी उतनी ये होगी, पूरी लेंथ निकल आएगी। तो ये देखिए 1 हो गई, ये एंगल कितना, ये दिस इज साइड B, दिस इज P, B पे निकालना है, ये मान लिया हमें x मान लिया, ओके। तो sin 45 BP अपॉन 1 हो गया, ये 1/√2 हो गया, तो BP अपॉन 1 हो गया। तो BP क्या होगी, BP होगी 1/√2, तो इतनी ये नीचे होगी, पूरी BC कितनी होगी, BPC बराबर होगा 2 × 1/√2, मतलब √2। यही होगी L इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, BOC में, E इन BOC, E होगा B L इफेक्टिव इंटू वेलोसिटी, B कितना है 1, L इफेक्टिव कितना है √2, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड, √2 हो गया। तो यही पूरे कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF होगा, √2 का मतलब इसमें वैल्यू आपकी आएगी 1.41 वोल्ट, ठीक है। ठीक बच्चों, ये बात क्वेश्चन नंबर 9 की हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
दो इसमें लिखा है, वो इंसर्शन रीजन क्वेश्चन है। इंसर्शन लिखा है दो कॉइल को अगर एक ऊपर एक लपेट दिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। एक्चुअली कपलिंग मैक्सिमम होगी, कपलिंग मैक्सिमम होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैक्सिमम होगा। इसलिए ये इंसर्शन सही है, मैक्सिमम उसमें भी कपलिंग होगी, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही मैक्सिमम होगा। इंसर्शन तो सही है। रीजन में दे रखा है कि म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। कॉइल के एंगल पे डिपेंड नहीं, कॉइल की पोजीशन डिपेंड नहीं करता, ऐसी बात नहीं, ये डिपेंड करता है कॉइल की कपलिंग कैसी, मैक्सिमम कांटेक्ट हो रहा है, मैक्सिमम उनकी मैग्नेटिक फील्ड का आदान प्रदान हो रहा है, ओके, तो ये डिपेंड करता है। इसमें कह रहे नहीं डिपेंड करता, तो रीजन गलत है, केवल ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, ओके, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, फिगर दे रखा है उन्होंने, ठीक है। रॉड है एओसी, मैं रफली बना देता हूँ इस टाइप से, ऐसे, ओके, इस टाइप से ये रॉड इस टाइप की दे रखी है उन्होंने। ये ए है, ये ओ, इसकी लेंथ एक्चुअली एल है, और इधर आपकी ये लेंथ इसकी आपकी सी है, ये इसकी लेंथ डी है, ऐसे, और इसके अबाउट घुमाएंगे इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये निकालना क्या है, VA माइनस, ऑप्शन दिए रखे हैं इन्होंने, VA माइनस VO पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इनके बीच में ऑप्शन देखना हमको, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन एक एक देखें जरा। यहाँ पहले इसकी साइड ये पार्ट देखिए, ओके, AO, एक्चुअली क्या होता है, VO माइनस VA, सेंटर में किनारा BL ओमेगा, BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2 होता है, थ्योरी में बताया जाता है आपको, ठीक है। अब इसी टाइप बात OC की, इधर OC में लिखेंगे VO माइनस VC, ये B लेंथ का स्क्वायर, VL स्क्वायर ओमेगा बाय 2, तो ओमेगा दोनों के लिए सेम है, इसको करेंगे 9B L स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अब देखिए आंसर मैच करें, तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है, सेकंड भी रॉन्ग है। अब फोर्थ देखिए, VC फोर्थ वाला भी गलत है, देखिए उल्टा लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। पक्की बात थर्ड वाला सही है, बिना किए भी आप देख सकते हो, बिना कैलकुलेशन किए 1 सेकंड 4 गलत है, थर्ड वाला ही सही होगा। आप निकाल दिखा सकते हैं कि VA माइनस VC कितना आएगा, तो माइनस कर दें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटा दें, जरा देखें 1 माइनस 2, तो घटाएंगे आप, तो देखिए VC माइनस B आ जाएगा, और माइनस करके माइनस 8B L स्क्वायर ओमेगा बाय 2 आ जाएगा, मतलब माइनस 4B L स्क्वायर ओमेगा बाय, बस ये आ जाएगा। उल्टा करेंगे आप, तो ये आप आ जाएगा VA माइनस VC, VA माइनस VC साइन बदल दें तो प्लस हो जाएगा 4B L स्क्वायर ओमेगा होगा, ये दे वैसे हमने निकाल दिया, थर्ड आंसर पहले होगा, बिना कैलकुलेशन के लिए दिखा देंगे आपको, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 12 पे आते हैं बच्चों। फिगर दे रखा है ऐसे, दिस इज पॉइंट ए, रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का, आगे सेल जोड़ रखा है ऐसे 15 वोल्ट का सेल दिया है, करंट ऐसे जा रही है, आगे इंडक्टर जुड़ा है, ओके, इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है, फिर आगे पॉइंट आ गया B, करंट कितनी दे रखी है, करंट 5 एम्पीयर बह रही है, ओके, और करंट घट रही है, घटने का मतलब di/dt
घट रही है, ये नेगेटिव दिया जाएगा, माइनस 10⁻³ एम्पियर अपॉन सेकेंड। ये घट रही है तो माइनस दिया जाएगा, बढ़ते तो प्लस दिया जाएगा। तो निकालना क्या है, VA माइनस VB निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करें, A से B की ओर चले करंट डायरेक्शन में, जरा चले VA आगे चलेंगे, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू R 1, ठीक है, I1। और फिर सेल क्या करेगा, ठीक, सेल हमारी करंट की डायरेक्शन और सेल अगर करंट देता तो उसकी डायरेक्शन सेम है, तो सेल सपोर्ट करेगा तो प्लस होगा, प्लस 15 वोल्ट 15। और इंडक्टर में E बराबर होता है माइनस LdI/dt, ये पोटेंशियल चेंज होता है, याद रखिए। बट di/dt को साइन के साथ रखें, ठीक है, पुट di/dt विद साइन, ऐसे साइन जैसे मैंने यहाँ बताया, साइन के साथ रखें। अगर करंट डायरेक्शन चलेंगे E बराबर माइनस LdI/dt होगा, तो माइनस L माने मिली हेनरी को हेनरी बदल दें, मिली हेनरी बदल दिया, ये मिली कितना है, माइनस 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। कहां पहुंच गए, इक्वल टू VB। ऐसे चले, रास्ते में जो मिलता गया उसका इफेक्ट देखते गए, करते करते B पॉइंट पहुंच गए, इक्वल टू VB। तो जरा सॉल्व कर ले, VA ये बचेगा प्लस 10, और ये देखिए आप, ये होगा प्लस 5 बराबर VB, ठीक है। करना निकालना क्या है, VA माइनस VB, तो ये उधर माइनस 15 आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। 3 वोल्ट। क्वेश्चन 13 देखिए आप, क्वेश्चन 13 थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट हम लोग डीसी एमीटर से नहीं नाप सकते, क्यों, क्योंकि होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कंप्लीट साइकिल 0 होती है, ठीक है, तो डीसी एमीटर से नहीं नाप पाएंगे। तो आप देखिए एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में ऐसे 0 होगी, आप देखिए आप पूरी साइकिल ये एवरेज वैल्यू इसमें करंट की 0 होती है इसी में, तो इसको इसलिए हम लोग डीसी एमीटर से नहीं नाप सकते। अगला क्वेश्चन 14, में इक्वेशन करंट दे रखी है, I बराबर 100 साइन 200 पाई टी 200 पाई टी। कह रहे हैं 0 करंट की वैल्यू 0 से 0 टू I मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम बताना कितना समय उसको लगेगा। तो आप भी कैसे कर दे, ये क्या I मैक्सिमम यही है ना, I पीक जिसको बोलते पीक, I मैक्सिमम कितनी है 100, I इसको I को I मैक्सिमम रख दे हम लोग, 100 बराबर 100 और साइन 200 पाई टी। देखिए 1 बचा, 1 इक्वल टू साइन 200 पाई टी, और साइन में 1 की वैल्यू कौन सी पड़ती, 90 की, 1 को क्या लिख दे, साइन बस रेडियस लिखेंगे पाई/2 इक्वल टू साइन 200 पाई टी। देखिए बराबर कर दे 200 पाई टी इक्वल टू पाई/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी बराबर हो गया 1/400 सेकेंड। इतना टाइम इसको लगेगा, सबसे कम समय इसी में लगेगा, फिगर से वैसे करते हैं टाइम ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन 15 पे आते हैं।
कैन कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता, डीसी के लिए ब्लॉक इस तरह से रोकता है, डीसी को पहले से रोकता है और एसी को आराम से पास कर देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए डीसी में फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती 0, तो एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा सी, क्या होगा वो भी 0, वो हो जाएगा 1/0 इक्वल इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी ना। ये इनफाइनाइट हो गया तो कैसे सप्लाई करेगा, करंट कैसे फ्लो कर पाएगी? इसलिए करंट डीसी को नहीं सप्लाई करता है, अलाउ करता है करंट को। एसी के लिए फॉर एसी ओमेगा हाई, ओमेगा वैल्यू होती हाई वैल्यू, ओमेगा इज हाई। ओके, तो एक्ससी क्या होगा? इनर्शियली देखिए सी इनर्शियली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। एक्ससी वेरी लो होता है ना, एक्ससी क्या होगा? काफी कम होगा, वेरी लो। करंट काफी होगी, करंट वैल्यू हाई है ना, आई विल बी मैक्स हाई, आई आराम से बह जाएगी, इसलिए एसी को आराम से फ्लो करने देता है और डीसी फ्लो नहीं करने देता, जो फ्रीक्वेंसी मामला है। हाँ तो देखिए दोनों असर्शन सही है कि, और रीजन क्या लिखा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बात सही है कि एक्ससी प्रोपोर्शनल टू 1/f, दोनों सही है और रीजन असर्शन को सही एक्सप्रेशन देता है, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। हाँ केवल इंडक्टर है, एल है, रेजिस्टेंस क्या है? 0। ऐसी कॉइल है तो इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस 0 है। तो कह रहे हैं फेज डिफरेंस बताइए, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या है? तो देखिए फेज डिफरेंस फार्मूला, ये फिगर याद रखिए हमेशा, ये फिगर काम आएगा ऐसे। फेज डिफरेंस फाई, ये होता एक्सएल माइनस एक्ससी, ये होता आर, इसको बोलते हैं जेड। ठीक है, इसी से फिगर से याद रखिए, देखिए जेड की वैल्यू क्या आएगी? √r² प्लस, है ना, इसी को एक्स बोलते हैं, एक्स ओके प्लस x², ऐसे काम पड़े पूरा फिगर याद रखिए तो सही रहेगा, हमेशा भी फुर्सत हो जाएगी। फाई क्या? फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का। इसी से निकाल लिया, tan फाई कितना होगा? tan फाई होगा XL माइनस XC अपॉन R, अधिक R 0 है, XL माइनस XC अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट, tan फाई इनफाइनाइट, फाई कितना होगा? फाई हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये फिगर याद रखिए, ये फिगर आपका काम आएगा वो। इसी पावर फैक्टर सब कुछ निकल आता है। अगला क्वेश्चन 17 में आते बच्चों। में हाँ पहले केवल डीसी सप्लाई हो रही है तो रेजिस्टेंस केवल काम करेगा, फिर एसी सप्लाई कर रहे हैं, करंट दे रखी, इंपीडेंस बताने, इंपीडेंस माने जेड, जेड को बोलते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है? आई बराबर होता है VRMS अपॉन जेड। अगर एसी में है तो जेड लिया जाएगा, पहले एसी जब बह रही है तो ये 0.5 है, VRMS कितना है? 100 वोल्ट। ओके, जब कुछ दिया जाए तो VRMS वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय जेड, देखिए 200 ओम। ठीक है, ये निकालना कि इंपीडेंस कितनी होगी? 200 ओम होगा। पहले वाला इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते बच्चों। ये क्वेश्चन आपको सही करने हैं और समय भी कम लगना चाहिए। क्वेश्चन इसमें क्या है? सी दे रखा है, ठीक है, आर दे रखा है और
VRMS दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है F। पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर देखिए, ये पावर फैक्टर फिगर समझे आप, ये अभी जो बताया था 5, ओके। Z O, दिस इज R, XL माइनस XC और दिस इज Z। पावर फैक्टर cos 5 बोलते हैं, cos 5 पावर फैक्टर ये होता है R by Z, ठीक है। पावर फैक्टर Z निकालना पड़ेगा पहले, इसमें L0 L नहीं, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए पहले XC चाहिए, XC 1/ωc, 1/2 पाई FC, ऐसे 1/2 पाई, ये कितना 50, ठीक है। ये 2.5, ठीक है, 2.5 पर पाई, 2.5 अपॉन पाई, ये है माइक्रोफैराड, ये हो जाए 10⁻⁶, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए पाई से पाई गायब हो गया, ठीक है, और 5 to 10, अब देखिए इसको सॉल्व करने तरीके देखिए आप, ओके। ये 100 हो गया 100 और 2.5 ये हो गया, है ना, और ये 10⁻⁴ हो गया, ऐसे देखिए 100 ये हो गया, तो ये -4 बचा और ये 2.5 बचा। इसको अगर और सॉल्व करें तो आप देखिए ऐसे कर सकते हो, 10⁻⁴ ये हो गया अपॉन 2.5, इसको 10 कर लें आप लोग, 10/2.5 10⁻³ हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻³ हो जाएगा, ऐसे मतलब 4000, ओके, ऐसे, ठीक है, 4000 ये हो गया। तो Z देखिए आप, Z क्या होगा, √R² प्लस XC, XC का होल स्क्वायर, XL 0, एक्चुअली XL है 0, तो देखिए 4000 3000 वो है, ये कितना 3000 3000, 5000 5 हो गया, सीधे हो गया 5000, ठीक। तो cos 5, ये क्या होता है, पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्यों पावर फैक्टर, क्योंकि पावर वाले फार्मूले में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए पावर फैक्टर इसका नाम है। पावर फार्मूले में इसका cos 5 आता है साथ में, ठीक है। आप देखिए cos 5, ये cos 5 R by Z, R पता चल गया, R तो पता है ही 3000, ओके, ये 5000 हो गया, 5000 हो गया, तो 0.6 आया, ओके, ये इसका आंसर होगा 0.6, पावर फैक्टर 0.6, ठीक है। अब देखिए पावर फैक्टर 0.6, हाँ एक आंसर और दे रखा है, तो आंसर ऐसे फाइनल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर 0.6 फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो पावर भी निकालनी पड़ेगी, पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, तो आप देखिए पावर फैक्टर से निकालें, पावर एवरेज पावर ये होता है V², VRMS का होल स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos 5 होता है, ठीक है। VRMS दे रखा है 200 वोल्ट, ओके, 200 इंटू 202, ठीक है, अपॉन Z 5000 निकाल चुके हम लोग, ओके, और cos 5 0.6 अभी निकाला है हमने, ऐसे, ओके, 3 0 2 0 0 खत्म, ओके। अब देखिए ये 4, ये आप समझा सकते, ये 0 कैंसिल, पॉइंट गायब, 24 24/5, हाँ 4.8 हो गया, ठीक है, 4.8 वाट, पूरी कैलकुलेशन हो गई, तो थर्ड आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, ये थर्मल वाला क्वेश्चन है। थर्मल में एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है, एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड, उसके अल्फा दे रखे अलग डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में अल्फा एक्स है, लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, वाई में अल्फा वाई और जेड डायरेक्शन अल्फा जेड। तो गामा बताना है, गामा एक्चुअली गामा क्या होता है, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड के बराबर होता है, तीनों डायरेक्शन के अल्फा हम लोग ले लेंगे, वो गामा बन जाता है, तो ये पूछा गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बच्चों उसके बाद 20 क्या कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं खाती। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्शन बदलती रहती है हमेशा लगातार, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, नेट इफेक्ट भी सही समझ में आएगा, इसलिए कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं खाती है। और रीजन क्या दे रखा है कि अल्टरनेटिंग करंट टाइम साथ बदलती है। बात सही है, अल्टरनेटिंग करंट टाइम साथ बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती जाएगी और वैल्यू भी बदलती जाएगी। ठीक है, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, नेट इफेक्ट कोई नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 देखिए। अब जैसे कॉपर की कोई डिस्क है, ये डिस्क ओके, ये है, इसमें ये होल है, बाकी जगह का मटेरियल ऐसे ऐसे ये डिस्क पूरी डिस्क, इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो कह रहे हैं कि डायमीटर होल का, ये होल है, ये होल डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। एक्चुअली जब हम गर्म करेंगे तो डिस्क की हर चीज बढ़ेगी। जैसे किसी फोटो मान लीजिए, फोटो को आप मान लीजिए पासपोर्ट साइज फोटो है, उसका साइज बढ़ाते हैं तो फोटो का नाक कान आंख हर चीज उसी रेशियो में बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आंख बढ़ जाए और नाक न बढ़े तो इंसान बिल्कुल विचित्र लगेगा, वो इंसान कैसा हो जाएगा, डरावना टाइप इंसान होगा। तो उसको कहते हैं फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, फोटोग्राफिक टाइप एक्सपेंशन होगा, होल का डायमीटर बढ़ेगा, कोई डिस्क का डायमीटर बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी, इसलिए एक्सपेंशन होगा, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। फोटोग्राफ जैसे साइज बढ़ेगा वैसे हर पार्ट फोटोग्राफ की बढ़ेगी, इसी प्रकार से ये डिस्क की हर चीज बढ़ेगी। तो साइज भी डायमीटर होल का साइज भी बढ़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन 22। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन दे रखे, ऑप्शंस कुछ दे रखे, तो सही बताना सही गलत कौन सा है। पहले बात समझ लीजिए, बीटा क्या होता है 2 अल्फा के बराबर, गामा क्या होता है 3 अल्फा के बराबर। तो हम लोग जरा देखें कौन कौन स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है बीटा पर अल्फा क्या होगा, देखिए 2 अल्फा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसमें दे रखा है 1/2, तो ये गलत है, दिस रॉन्ग। ठीक है, सेकंड वाला जरा देखो, बीटा अपॉन गामा क्या होगा, 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा, इसकी वैल्यू 2/3 होगी, इसमें दे रखा 2/3 है, सही है। थर्ड जरा देख ले, गामा अपॉन अल्फा क्या होगा, गामा होगा 3 अल्फा अपॉन अल्फा, इसमें 3 हो जाएगी, इसमें 3 दे रखे, ये सही है, 3/3/1, तो सेकंड सही, थर्ड सही। ठीक है, सेकंड थर्ड सही में, तो सी वाला ऑप्शन सही है। सी में देखिए आप, सेकंड और थर्ड दे रखा है, ठीक है, सेकंड थर्ड तो सी वाले में है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो गया। क्वेश्चन की बात हुई 22 की बच्चों। अगला क्वेश्चन आया 23 में। क्या है, रॉड है, रॉड में ऐसे रॉड में सिलेंडर, इसको बोलते हैं रॉड। ओके, यस ऐसे, ये पहली रॉड है, इसी टाइप दूसरी रॉड है ऐसे, ठीक है। एल, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ है 2l। फिगर पे ध्यान दें, फिगर में इसकी ये रेडियस कितनी 2r, इसकी रेडियस है r ऐसे। डेल्टा वी, देखिए डेल्टा वी क्या होता है, वॉल्यूम चेंज, V गामा और डेल्टा T। अब सेम उसकी बनी है, ठीक है, दोनों क्रॉस की है, V गामा दोनों सेम, डेल्टा T सेम, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा V1, वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर L, पाई r स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर इनटू L। इसका वॉल्यूम क्या होगा
पाई आर स्क्वायर इंटू 12। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, ये 1 ये 2, क्या होगा V1 अपॉन V2, V1 अपॉन देखिए बचेगा ये 4 होगा, 4 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 1, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, दो स्केल दे रखे हैं, सेंटीग्रेड फॉर्मूला, ठीक है, सेंटीग्रेड फॉर्मूला स्केल को समझ लें आप, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सेंटीग्रेड या जी लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री, दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी लेवल पे यहाँ पे फॉरवर्ड देखिए आप ऐसे, फॉरवर्ड लोएस्ट कितना होता है 32 डिग्री फॉरवर्ड। इसमें क्या होगा 212 डिग्री फॉरवर्ड। कैसे करते हैं, इसमें एक्चुअली होते 100 डिवीजन होते हैं, तो 0 में 100 जोड़ोगे 100 आ जाएगा। इसमें होते 180 डिवीजन, तो 32 32 कहां से आया 32 में 180 जोड़ने पे आया रिजल्ट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट आइस वाटर का, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। सेम यहाँ पे होता है MP और BP। दोनों पहले कहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे है दोनों, ठीक है। आप फॉरवर्ड को यहां से डाउन किया, कहां पहुंचा दिया 140 डिग्री फारेनहाइट पहुंचा दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसमें भी टेम्परेचर होगा, उसकी वैल्यू मानी पता नहीं x, बताना क्या है इसमें कितनी गिरावट आई, मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये यहाँ 212 से डाउन करके 140 पहुंचा दिया, तो ये यहाँ से पहुंच के यहाँ कहीं पहुंचा होगा, तो कितना चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज, यहाँ बताना सेंटीग्रेड में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, डेल्टा चेंज वाला फार्मूला लगा दें हम लोग। डेल्टा क्या चेंज फार्मूला होता है, डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल डेल्टा F अपॉन 9 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 5। ये चेंज का फार्मूला है, टेम्परेचर चेंज में फार्मूला ये इस्तेमाल होता है। सिंगल टेम्परेचर नहीं, दो टेम्परेचर अंतर डिफरेंस याद रखिए, जितना इसके नीचे होगा C के नीचे उतना ही K के नीचे होता है। इसमें क्या करना है, क्या कह दिया डेल्टा F कितना हुआ 212 में था, पहुंच गया 140 में, कितना आया 72 का चेंज आया। करना क्या हमें चाहिए, हमें डेल्टा C निकालना है, तो फार्मूला ये लगा दे, इसकी जरूरत तो है नहीं, फार्मूला भेजा डेल्टा C अपॉन 5, डेल्टा F क्या है ये 72 अपॉन 9। अब पहाड़े याद करो, ये ना तो पहाड़े याद है 8 हो गया, डेल्टा C क्या होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये होगा आपका। अब क्वेश्चन अगला 25 देखिए, 25 में क्या दिया है, फॉरेनहाइट को केल्विन स्केल दे रखा है, वैल्यू दे रखी 253, बताना फॉरेनहाइट वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक टेम्परेचर फॉरेनहाइट क्या होगा, ठीक है। तो सिंगल टेम्परेचर की बात है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही C/5 F-32 अपॉन 9 बराबर K माइनस 273 अपॉन 5। तो यहाँ किसका काम, इसका काम नहीं है, ये फॉर्मूला काम आएगा F-32 अपॉन 9, K क्या 253 माइनस 273 अपॉन 5, ये हुआ -20 अपॉन 5 तो -4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम लोग, F-32 F-32 हो गया -36
इसको उधर ले जाएंगे, F बराबर बचेगा -4 डिग्री फॉरवर्ड। क्वेश्चन 25 हो गया। आप देख 26 देखिए, ये भी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन कह रहे टेम्परेचर बताइए या सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की वैल्यू सेम हो। हमने मान लिए लेट C बराबर F बराबर X, सिंगल टेम्परेचर की बात है, फार्मूला सिंगल वाला लगा दें हम लोग, वही C/5 F माइनस 32/9 X/5 इसको x माइनस 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9x बराबर क्या होगा 5x माइनस 160, जब जाएगा 4x माइनस 160 हो गया, x बराबर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बात सेम। ओके, क्वेश्चन 27 में आते हैं। कह रहे हैं वाटर को गर्म करते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होता है। तो इसका फिगर याद रखिए, ग्राफ कर याद रखिए, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का चेंज समझिए आप कैसे होता है वाटर के लिए। ये 0 डिग्री है, यहाँ का 4 डिग्री होता है, तो आगे आगे चलिए। ठीक है, पहले 0 से 4 तक टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, इस टाइप का आएगा, उसके बाद ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है, और 4 डिग्री से आगे ऑनवर्ड्स, 4 डिग्री के ऊपर में बाद, ओके 4 डिग्री ऑनवर्ड्स क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बात वाटर की है, फिगर याद रहेगा। तो इसी से वॉल्यूम की बात करते, उसी डेंसिटी का डेंसिटी पूछ देते हैं, तो डेंसिटी का इन्वर्सली हो जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी ग्राफ उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या, पहले दो कंडक्टर ए और बी, कंडक्टर में करंट बह रही है, इसमें आई और आई, ये ए कंडक्टर, ये बी कंडक्टर, ठीक है, और नीचे इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम ये एक्स ये वाई, इलेक्ट्रॉन बीम एक्स ये वाई, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम दोनों चल रही है। ओके, तो कह रहे इसमें देखिए ऊपर वाले देखिए, इसमें जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा, और सेम डायरेक्शन करंट है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन वाला होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर ए बी में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम में चार्ज बह रहे हैं, इसमें दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक होगा मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। अब तो सेम टाइप की चार्ज है, तो इनमें होगा रिपल्सन, तो Fe डोमिनेट कौन करेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करेगा, तो इनमें होगा रिपल्सन। ठीक है, लगेंगे दोनों फोर्स, रिपल्सन वो E भी Fe लगेगा, Fm भी लगेगा, Fe की वैल्यू Fm से बहुत ज्यादा होती है, तो डोमिनेटिंग फोर्स होगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो होगा रिपल्सन वाला, इसलिए XY में रिपल्सन होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 29 देखिए। में मैग्नेट वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, उसमें लटकाया गया है, और कितने टाइम पीरियड दे रखा, मैग्नेट जो ऑसिलेट करता है टाइम पीरियड कितना है, वाइब्रेट करता है जो, तो आई बताना, आई क्या होगा, फार्मूला देखिए वही लगेगा, P बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटे एन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो चीज याद करनी बता देते, साथ में ब्रैकेट लगा दिया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या निकलना है, हमें आई नहीं मालूम, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बाकी सब चीज मालूम है, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर देंगे हम लोग 4 पाई स्क्वायर इंटू आई
तो टी स्क्वायर एम बी अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर होगा आई। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन थोड़ा कर दिखा देता हूँ। 15 इंटू 15, ओके। एम माने 5 × 10⁻⁵, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बी भी है 8 × 10⁻⁴ अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर, देखिए एक स्क्वायर पाई से पाई गायब हो गया। ठीक है, और 4 से ये जाएगा, बचेगा 2। ठीक, और कैलकुलेशन होगा करें तो हो जाएगा ये। अब देखिए ये 225 होगा, इसकी वैल्यू होगी 225। 25 स्क्वायर याद कर ले, 25 तक इंटू 5 × 10, 10 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचे 10⁻⁹ हो जाएगा अपॉन 3 समझो आपका लगभग पाई के लगभग हम लोग 3 मान लो। ओके, कम बन सकता है। ठीक है, अब 3 से लगभग, हाँ 10⁻⁸ बचेगा। देखिए इसको डिवाइड कर दे, अगर 3 डिवाइड कर तो पाई को 3 रह गया। देखिए ये लगभग इतना हुआ। ठीक है, और ये 10⁻⁸ कर दे, -8 हो जाएगा। लगभग वैल्यू क्या आएगी 7.5 10⁻⁷। ठीक है, ऐसी वैल्यू देखिए, आप देखिए केवल एक आंसर में, फोर्थ वाले में 10⁻⁷ किसी में आ ही नहीं रहा है, एक ही में आ ही नहीं रहा है। और काफी वैल्यू देखिए, इसमें 7.5 है, इसमें 7.16 दे रखा है, फोर्थ आंसर हो गया। इसलिए मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी, आप लोग कैलकुलेशन से ना घबराएं, घबराने वाला कोई मैटर नहीं है। बस नंबर्स 1 से लेकर के 25 सभी संख्याओं के स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर, बहुत फायदा काम करेगा। स्क्वायर भी हो जाएगा, डोडी भी हो जाएगा, बहुत वैल्यू बन जाएगी मैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 वाला बच्चों। 30 में 2 कॉइल है, इंडक्टेंस M दे रखा है। ठीक है, M कैपिटल M दिया, कैपिटल M इसको दे रखा है। I की वैल्यू दे रखी, I बराबर है 5 sin 10 pi t। E मैक्सिमम इंड्यूस्ड में बताना किसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए E बराबर होता है M di/dt। ठीक है, रखे 2 × 10⁻², di/dt निकाला इसी से। ठीक है, di/dt कितना निकलेगा, यहाँ निकाले di/dt बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू ये 10 पाई बाहर आ जाएगा, और साइन हो जाएगा cos और 10 पाई t। तो ये जब मैक्सिमम होना है तो ये भी मैक्सिमम होगा। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो di/dt मैक्सिमम कितना होगा, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगा। ये बचेगा 10, मतलब ये 50 पाई बचेगा। ओके, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं हम लोग E बराबर, यहाँ रखते हैं। ओके, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग 2 × 10⁻² इंटू 50 पाई। अब देखिए 50 की 100, और ये गायब हो गया, पाई बचा, खत्म, 5 वोल्ट हो गया। एमकेएस सब वैल्यू हमने एमकेएस में रखी, तो आंसर एमकेएस में ही आएगा। अगला क्वेश्चन 31 देखिए। देखिए, इसमें दो लूप है, दोनों पास पास रखे, टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल लूप है। एक लूप ए में करंट बढ़ रही है। अब देख करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगी लूप बी से। लेकिन लूप बी में क्या होगा, लूप बी में पहले करंट नहीं थी, लेकिन लूप ए में जब करंट बढ़ेगी तो लूप बी से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स बढ़ेगा।
फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होगी, फ्लक्स बढ़ेगा आप विरोध करें, इंड्यूस करंट क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। ठीक है, इसमें करंट, इसके अपोजिट इसमें करंट होगी, इंड्यूस करंट। तो अगर हम अपोजिट करंट दोनों इसमें और इसमें, ये ए है ये बी, अपोजिट डायरेक्शन करंट हो गई तो क्या होगा आपस में, उनमें रिपल्सन होगा। तो दोनों लिखा है बी लूप में क्या होगा, बी और ए के बीच में रिपल्सन होगा, बी लूप में रिपल्सन होगा ए की वजह से। बात पहले समझ ले, ए लूप पहले स्टार्टिंग लूप ए में करंट थी, लूप बी में कोई करंट नहीं थी, फिर लूप ए में करंट की बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई, तो लूप बी से फ्लक्स जो पास होगा फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो लूप बी में क्योंकि क्लोज लूप है तो इंड्यूस करंट पैदा होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसको घटाने की कोशिश इस करंट के अपोजिट होगी, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा विरोध करेगी। तो दोनों लूप में करंट अपोजिट होंगे दूसरे के, तो आपस में फोर्स कैसे लगेगा, रिपल्सन वाला। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, इसमें कॉइल है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है, और ईएमएफ की क्वेश्चन दे रखी है, फेज डिफरेंस बताना है, दोनों की फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए फेज डिफरेंस जैसे एक क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, tan phi बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। ठीक है, इसमें एक्सी नहीं है, एक्सएल केवल है। ठीक है, तो एक्सएल अपान आर हो जाएगा, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है, ई बराबर दे रखा 5 sin 50t दे रखा है, तो ये ओमेगा टी होता है, ये ओमेगा हो गया ना, आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा क्या होगा 50, इससे ओमेगा मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 पाई एल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा एल अपान आर हो जाएगा। ओमेगा यहाँ से मिल गया 50, 50 इंटू एल कितना दे रखा 0.1, आर कितना दे रखा 5। देखिए 1 से ये गायब हो गया, ये हो गया 1, 10 5 1, 10 में 5 1 तो मतलब 5 कितना होगा 5 हो गया 45 डिग्री मतलब π/4। तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज ईएमएफ कितना होगा π/4 फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की। 33 देखिए, इसमें क्या है, इंडक्टर सब थे, सब कुछ है, सीरीज जुड़े, पावर लॉस बताना है क्या होगा। ठीक है, पावर लॉस के लिए हाँ ईएमएफ की क्वेश्चन दे रखा है, V 10 sin 340t। ठीक, पक्की बात है, P बताना है, VRMS और इसका पर जेड होगा इंटू कॉस फाई मतलब आर बाई जेड एक और होगा ऐसे। ये होता है पावर फैक्टर फार्मूला, VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, पीक वैल्यू है, VRMS क्या होगा 10/√2 होगा, VRMS हो गया 10/√2। आर हमें मालूम, जेड निकालना पड़ेगा, जेड के लिए सब कुछ चाहिए, एक्सएल एक्सी से निकालना पड़ेगा। देखिए एक्सएल देखिए पहले, ओमेगा ओमेगा कितना होगा ये 340, ओमेगा इंटू एल, एल मान 20, मिली हेनरी को हिंदी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक्सएल हो गया, एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितने 340, सी कितना दे रखा है 50 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे देखिए आप थोड़ी कैलकुलेशन अपने आप करें। ओके, आर कितना है 40, आर इक्वल टू 40। ठीक, सब कुछ। अब जेड क्या होगा, जेड बराबर होगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
प्लस आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा जेड की वैल्यू। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन आप करें, जितने क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन मैंने की है ये कैलकुलेशन आप लोग करें तो निकाल लेंगे पावर। तो यहां से वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। और देखो बहुत अंतर नहीं है आंसर में, बहुत आप इधर नहीं कर सकते, आंसर काफी पास पास दे रखे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक करनी पड़ेगी। ओके, ये कैलकुलेशन अपने आप करें, ये मैंने सब बात बता दी तरीका। ओके, अगला क्वेश्चन 34 देखें। स्केल वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर स्केल वाला, ठीक है। एक नई स्केल बता रखी हूं, डब्ल्यू स्केल। डब्ल्यू स्केल का फिगर बना ले लोग। जो टेम्परेचर कितना 39 डिग्री डब्ल्यू, ऊपर कितना है 239। हाँ, सेल्सियस स्केल का क्या देख, सेल्सियस स्केल क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कितना है ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग इसमें टेम्परेचर हमें बताना क्या होगा, x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं तो याद रखिए। जैसे मान लीजिए सेंटीग्रेड स्केल, ये टेम्परेचर C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसको क्या लोअर, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट सबसे नीचे टेम्परेचर क्या है इसमें, सो लोअर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, ये अपर वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपर फिक्स पॉइंट कहलाता है। तो वाले ये फॉलो करते हैं, वही फॉलो करते हैं, ठीक है। लोएस्ट टेम्प इस स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, इसको लो फिक्स पॉइंट बोलेंगे। मैं अपर सबसे टॉप पॉइंट टेम्परेचर क्या है, अपर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर। इसमें ये वाला होगा लोअर फिक्स पॉइंट, ये हो जाएगा, ये होगा अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर कोई C होगा, C माइनस C डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये सब बातें किसमें कही, ये सब बातें हमने सेल्सियस स्केल की बात कही। ओके, इक्वल टू यही चीजें डब्ल्यू स्केल में हो जाएंगे सेम। डब्ल्यू स्केल में x क्या है निकालना, x माइनस, वही बात हो जाएगी, सब चीज सेम हो जाएगी, सेम x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट देखिए 39। लिख ले, पहले मैं लिख देता हूं, ये W माइनस लोअर फिक्स पॉइंट माइनस अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ऐसे यही सब चीजें ये W स्केल में हो गया है। जैसा मैंने एक्सप्रेशन इसका लिखा सेल्सियस का, वही चीजें W स्केल में लिखते हैं हम लोग। वैल्यू रखना शुरू करें। C कितना 39, लोअर फिक्स पॉइंट कितना सेल्सियस में 0 डिवाइडेड बाई अपर कितना ये 100 माइनस 0 इक्वल टू, इसमें ये जिसको x माना है x माइनस लोअर कितना 39 डिवाइडेड अपर क्या है 239 माइनस लोअर कितना 39। सॉल्व करें जरा, x माइनस 39 ये होगा 200। ओके, अब देखिए 200 ये 100, ये कैंसिल होके 2 बचेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखिए क्या होगा 2 into 39 इक्वल टू होगा x माइनस 39, x बराबर होगा 3 into 39, ये होगा 117। ओके, ये आंसर हो जाएगा। W स्केल में इसकी वैल्यू 117 डिग्री W होगा। ओके, 34 क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 35। देखिए सर्किट दे रखा है उन्होंने, ये पॉइंट A है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, करंट की वैल्यू हाँ ये आई, ऐसे रास्ते में पहले रेजिस्टेंस है, इसके 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आगे चले हम लोग सेल है 12 वोल्ट का सेल, फिर आगे चलेंगे
इंडक्टर एल दे रखा है 5 मिली हेनरी। फिर आगे चलेंगे, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और करंट कैसे चेंज हो रही है, डी आई बाई डी टी घट रही है, माइनस लेंगे, माइनस 10⁻², एम्पियर 5 सेकंड हो गया। करना क्या है, वी बी माइनस ये निकालना है, वी बी माइनस ये बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था वही फंडा लगाएंगे। ए से चले करंट डायरेक्शन में, वी ए माइनस नुकसान होगा आई टू आर, आई कितनी है 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, आई टू आर 2 into 2 माइनस ए प्लस हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बताया था मैंने, माइनस एल बताया था वही, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल 5 into 10⁻³ मिली हेनरी वेरी बदले, ये होगा माइनस 10⁻² बराबर वी बी। ये क्या बचेगा, वी ए माइनस 4 प्लस 12, और ये प्लस बन जाएगा प्लस 0.5 हो जाएगा, 0.5 बराबर वी बी हो जाएगा। इसको उधर ले जाएं, ठीक है। वी बी माइनस वी ए, क्या ये 8 बचे 8.5 हो जाएगा, 8.5 वोल्ट का आंसर है, 8.5 वोल्ट सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। BRT 10 ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 दे फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें एक रॉड है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, सब दे रखा है। उसको भी वेलोसिटी चला रहे हैं, तो बताना कितना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए। पहले देखिए फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, ई बराबर बीएलवी वो बीएलवी sin थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऐसे रखते हैं बीएलवी हो जाए, ठीक है, बीएलवी, तो थीटा एक्चुअली है 90 डिग्री, ठीक है। इंड्यूस्ड में पैदा होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, आई बराबर होगा ई बाई आर, ऐसे लिख देते, ठीक है, बी एल वी अपॉन आर। एल कितने लेंथ देख रखी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बी दे रखा है टेस्ला में, कोई दिक्कत नहीं, केस में सब दे रखा है, ठीक है। अब फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स बी sin थीटा, बी आई एल sin थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो वहां से आई की वैल्यू यहां रखते हैं, ओके, ठीक है। बी एल आई हो जाएगा ये इंटू बी एल वी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे लोग, ठीक है। तो बी 0.15 होल स्क्वायर, एल क्या है 0.5 होल स्क्वायर इंटू एल वी 2 अपॉन आर, रेजिस्टेंस कितना है 3, ये दे रखा है। इधर सॉल्व करें इसको लेके दो, देखिए स्क्वायर याद कर ले, 25 इंटू 10 पावर ये -4 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 10 25 होता है, हमने दिन बताया था 1 से लेके 25 तक संख्या स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। ये 25 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए ये, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हाँ, और कुछ देखिए अभी 2 भी ऐसा करें, आज मल्टीप्लाई 25 75 इंटू 2 150 हो जाएगा। इसको लिखिए 150 इंटू 25 इंटू 10 पावर -6 लिख दें, ओके। अब मल्टीप्लाई करें 25 से, ओके। देखिए 0 उल्टू जाए 0,
इंटू 10 पावर माइनस 6। इसको अगर माइनस कम पावर कर दें तो फोर्स आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ लगा दें 3.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 MKS की वैल्यू है, न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसी को हमने चेंज करके पहुंचा दिया। ऑप्शंस में से दे रखा है 3.725, मतलब फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37। पहले डीसी फ्लो कर रही है, ठीक है, डीसी करंट फ्लो कर रही है, तो हीट प्रोड्यूस से काम होगा। ये पहले हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, I स्क्वायर R, हीट पर सेकंड बराबर H1 हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, I कितना 3 स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीट जब उसमें पास करेगी AC, तो इसमें हो जाएगा I करंट कितनी 4 का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, तो ये होगा 16R। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 9R। अब दोनों पास कर रही है तो टोटल हीट कितनी होगी, H1 प्लस H2 करोगे आप 25R हो जाएगा। ठीक है, अब रीडिंग नई रीडिंग निकालनी, इफेक्टिव रीडिंग। तो हीट प्रोड्यूस हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस बराबर I स्क्वायर इंटू R इफेक्टिव, I इफेक्टिव जो भी इफेक्टिव इंटू R। ठीक है, और ये इसके बराबर 25R के बराबर है। तो I इफेक्टिव जो I होगा, जो हमें चाहिए थे, वो आ जाएगा 5 एम्पियर। मतलब रीडिंग क्या होगी, यही 5 एम्पियर रीडिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 38 बच्चों, 38 टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं डेल्टा C सेंटीग्रेड स्केल में चेंज जो है टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताना क्या है, केल्विन में कितना चेंज होगा। ये हमने चेंज फार्मूला बताया था एक लास्ट क्वेश्चन में, डेल्टा C अपॉन 5 डेल्टा F अपॉन 9 इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 5। इसमें हमारे काम का ये हटा दें हम लोग, तो ये वाला काम है 5 दे कैंसिल हो गया, डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K, डेल्टा C कितना 27, डेल्टा K भी 27 ही होगा। ओके, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 टेम्परेचर स्केल वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी, छोटा बड़ा जो भी है। देखिए स्केल बात समझे, हमने बताया था सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितने डिवीजन होते हैं, इसमें होते हैं 100 डिवीजन। ठीक है, इसी ये सेम लेवल टॉप यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर लिखा था 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये इसमें डिवीजन होते हैं 180 डिवीजन होते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, टॉप लेवल सेम, नीचे लेवल सेम। इसी प्रकार से वही टॉप लेवल यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे ये 273 केल्विन होता है, और ये 3 इसमें 100 डिवीजन होते हैं। ठीक है, और ये होता है 373 केल्विन। अब बताना है इस साइज डिग्री, अब देखिए इसमें 100 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो 180 डिवीजन फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए आप देखिए कि 180 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। बिकॉज इसलिए जरा 1 डिवीजन देखें, 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस किसके बराबर होगा, ये 180 अपॉन 100 मतलब 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, पक्की बात है। सबसे छोटा डिवीजन किसका होगा, आप खुश हो जाओ। जितनी टोटल डिफरेंस सेम है यहाँ पे इसी उतनी जगह में 180 डिवीजन है, इसके 100 इसके 100, तो
वैल्यू इसकी स्मॉल होगी, सबसे छोटी डिवीजन की वैल्यू किसकी होगी? फारेनहाइट की। फारेनहाइट के 180 की वैल्यू 100 की। यहां देखो आप, ठीक है, एक डिवीजन ऑफ सेल्सियस 1.8 डिवीजन ऑफ फारेनहाइट बराबर है, तो सबसे छोटा डिवीजन फारेनहाइट का होगा। जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं सबसे छोटा साइज डिवीजन की सेल्सियस में होता है, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सब छोटा डिवीजन होता है फारेनहाइट का, ठीक है। दूसरा कह रहा है सबसे छोटा फारेनहाइट होता है, ये राइट है, ये सही है, ये करेक्ट है। हमें बताना गलत कौन कौन से हैं। एक तो ये गलत है। थर्ड जरा देखिए, थर्ड में फारेनहाइट और केल्विन, ठीक है, एक डिवीजन इसमें 100 डिवीजन इसके 100 के बराबर है। एक डिवीजन ऑफ सेल्सियस बराबर 1 डिवीजन ऑफ केल्विन, लिख दें 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ केल्विन होता है। तो उसमें लिखा है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड में लिखा है फारेनहाइट और केल्विन स्केल की डिग्री एक डिवीजन की वैल्यू सेम होगी, गलत है, ये भी रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और चौथा देखिए, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ देखिए जरा क्या है। सेल्सियस और केल्विन में डिग्री एक डिवीजन की वैल्यू सेम, पक्की बात है। इसमें 100 इसके 100 के बराबर है, 1 डिवीजन सेल्सियस 1 डिवीजन केल्विन, ये रॉन्ग, ये करेक्ट है, रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। गलत कौन कौन से हुए? एक ये गलत है, एक ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या होगा? गलत बताने थे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट तो थर्ड वाला आंसर कौन सा इसमें? सी वाला है, सी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। मतलब थर्ड वाला आंसर, सी को थर्ड एक ही बात है। ये बात हुई क्वेश्चन 39 की। अब क्वेश्चन नंबर 40 आते 40। ये सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन है। टोटल टर्न्स कितने दे रखे हैं? 500, n बराबर 500, ठीक है। करंट कितनी पास कर रही है? I बराबर 2 एम्पीयर। क्वेश्चन जितना दिया लिखते जाएं, ठीक है। ईच टर्न से जो फ्लक्स है, फाई ईच फ्रॉम ईच टर्न, प्रत्येक टर्न से फ्लक्स जो है वो दे रखा है इतना 4 × 10⁻³ वेबर। L बताना, L बराबर क्वेश्चन मार्क, सेल्फ इंडक्टेंस बतानी कोएल कितनी होगी। तो फार्मूला क्या लगेगा? L फाई बराबर Li। इसमें फाई क्या है? एक टर्न फ्लक्स है, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा, N फाई माने टोटल फ्लक्स हो जाएगा, पूरी सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो देखिए इसी वैल्यू लगते हैं हम लोग, ये देखिए 500 है ना, 500 इंटू ये 4 × 10⁻³ अपॉन 2 करंट इक्वल टू L हो जाएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व करें, ये 2 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और -3 + 3 1 हो जाएगा। 1 बराबर L, हेनरी यूनिट क्या होती है? हेनरी। एमकेएस यूनिट होती है L की हेनरी। अगला क्वेश्चन 41। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देते जाएं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाती है, और यूनिट पे ध्यान देना जरूरी है, किसकी यूनिट एमकेएस क्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट को +2 एम्पीयर से बदल करके -2 एम्पीयर में कितना टाइम लगता है? टाइम जो लगता है 0.05 सेकंड लगता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस कितना दे रखा है? 8 वोल्ट। तो करना क्या है? कह रहे हैं L बताओ क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस बता दो क्वेश्चन मार्क। तो देखो फार्मूला क्या होता है? E बराबर चिन्ह होता है -L/dt। अगर साइन ध्यान नहीं देते हैं तो मैग्नीट्यूड से मतलब है E बराबर लिख लें L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। डेल्टा I क्या होगा? करंट में चेंज, डेल्टा I फाइनल +2 मतलब -2 और माइनस साइन के ध्यान दे, ये -4 एम्पीयर हो जाएगा। E बराबर कितना? 8 बराबर L नहीं मालूम, ये 4 अपॉन मैग्नीट्यूड से मतलब क्या होगा? साइन नहीं देखना, ये 0.05 हो जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 आ जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है ना।
अभी देखिए 4 से ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। देखिए आप अब एल बराबर देखिए आपने, या ऐसे कर जो भी समझाओ, एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100 1/10 हो गया। एल बराबर 1/10 बराबर 0.1 मिली। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन हम पूरा करके दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन आप घबराए नहीं कि बोल लेंगे कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन भले दे रखी हो, इतर क्वेश्चनों में सिंपल कैलकुलेशन आती है क्योंकि बच्चे के पास टाइम कम है, पेपर सेटर जानते हैं बच्चे के पास समय कम है। इसके बाद क्वेश्चन 42 देखिए, कैलकुलेशन विषय ध्यान दें। अभी कैलकुलेशन करते जाएंगे, एग्जामिनेशन टाइम तक कैलकुलेशन का डर खत्म हो जाएगा। बस पहाड़े आप याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक पहाड़े याद हो, टेबल में जो भी समझाओ, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, टेबल याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, और 1 से लेकर 25 तक नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। मुझे याद है कैलकुलेशन कोई आप ले आओ, मैं आपके सामने कर सकता हूँ। ओके, यही काम आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 42 देखिए, इसमें कह रहे हैं रेजिस्टेंस कॉइल का है 10 ओम, ठीक है, और इंडक्टेंस है 5 हेनरी, एल बराबर 5 हेनरी, ठीक है, और डीसी सप्लाई है, बोर्ड बैटरी में डीसी सप्लाई देगी, डीसी सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो डीसी सप्लाई है इसलिए करंट आई बराबर क्या होगा, V/R होगा। ये कितना दे रखा है 100 वोल्ट, 100/10 हो जाएगा, 10 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी। कह रहे एनर्जी बताइए कितनी कॉइल में इकट्ठी होगी। एनर्जी कॉइल में जो इकट्ठी होगी वो 12 L × I²। L सबको दे रखा है, L माने ये 5, I का स्क्वायर माने 10 × 10, ठीक है। 2 से आप ये देखो 250 आपको हो जाएगा 500, 250 जूल हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 43। में फ्रीक्वेंसी f 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और आरएमएस वैल्यू है ना, आई आरएमएस दे रखा है 10 के बराबर। आप कह रहे हैं आई 0 से लेकर के आई पीक और मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताना है। टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए अगर हम लोग साइन कर ले, मान लीजिए आई बराबर ये लेते हैं, आई बराबर मान लेते हैं I0 साइन ओमेगा टी। फिगर साइन का कैसा फिगर होता है, ऐसे होगा आई ये और टाइम आपका ये, फिगर इसका ऐसे होगा इस टाइप से, ऐसे साइन। देखिए ये 0 करंट है और ये मैक्सिमम करंट है, ये I0 है, तो बोलते हैं I0 पीक माने I0, इसी को लिखते हैं 0 to I0, I0 पीक को बोलते हैं। तो ये पूरा देखिए पूरा टाइम क्या होता है, ये पूरा टाइम आपका T होता है, कैपिटल T, ये T/2 होगा, और ये जो टाइम होता है ये दिस इज T/4, और T क्या होता है, T होता है 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी, 1/50। तो यहाँ टाइम क्या होगा 0 से पीक पहुंचने में T/4, आंसर क्या होगा T/4। T की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं 1/50 × 4 1/200। इसको कैसे सॉल्व कर लें, हम कहते हैं 1000 के ऊपर 1000 × 10⁻³ लिख दें हम लोग, अपॉन 200, 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ और ये हो जाएगा टाइम सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज बतानी है, पहली बात समय बताना है, तो पीक करंट I0 बताना है। I0 क्या होता है √2 × IRMS, √2 IRMS कितना दे रखा है 10 ऊपर, √2 की वैल्यू 1.414 × 10, ये हो जाएगा 14.1 एम्पियर। 14.4 कर दो, 414 और जरा सा और 414 होता है, ठीक है। तो 4th आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 44 वाला। हाँ, पीक करंट I0 वो पीक वोल्टेज दे रखा, V0 दे रखा 10 वोल्ट।
इक्वेशन वोल्ट क्या दे रखी है, E बराबर V नॉट कॉस है, E नॉट कहो एक ही बात, ठीक है। E बराबर E नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वैल्यू रखेंगे तो 10 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी 50, F बराबर दे रखा 50, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ हो जाएगा, ओमेगा 100 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100 पाई। टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा है 1/600 सेकंड पे। बताइए कितना E की वैल्यू कितनी होगी। इस इक्वेशन रखते हैं हम लोग, E निकालना है और 10 और cos ओमेगा वो रखें, वो 100 पाई, ओके। T कितना है 1/600, लेकिन 2 जीरो ये जो कैंसिल, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 10 cos 30 डिग्री हो गया, ओके। 10 cos 30 डिग्री, तो 10 √3/2, ये आपका 5√3 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ओके। तो आप और साफ लिख लीजिए, ओके, ऐसे, ठीक। ये निकालना था इंस्टेंटेनियस, इस टाइम पे कितना वोल्टेज होगा, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में क्या दे रखा है, जब केवल रेजिस्टेंस मौजूद है तो पावर Vrms, एक्चुअली Vrms V²/R हो जाएगा, P बराबर V²/R हो जाएगा, ठीक है। ये V माने Vrms एक्चुअली वैल्यू, ठीक है। इससे देखिए V² निकल आएगा, V² कहां पड़ेगा, V² बराबर क्या होगा, ये होगा P × R। इक्वेशन में समझिए आप। फिर कह रहे हैं इंडक्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया गया, तो इंपीडेंस हो गई Z, पावर अब क्या होगी, एवरेज पावर क्या होती है V²/R, V²/Z, ओके। Z × cos ∅, पावर फैक्टर होगा, V² का मान वहां से रखें, P × R/Z, ये क्या होगा, ये होगा R/Z, तो क्या हो जाएगा, P बाहर ले लें और R/Z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये पावर एवरेज पावर, एवरेज पावर यही फार्मूला होता है, V²/Z × cos ∅, पावर फैक्टर वैल्यू R/Z होती है, इसकी वैल्यू ये रख दी और ये V² वैल्यू वहां से उठा कर दी अपन Z, आपकी आंसर एवरेज पावर ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन क्या किया है, 3 चीजें सीरीज जोड़ रखी हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। फिगर आपके सामने है, क्या क्या दे रखा है, VR रेजिस्टेंस ड्रॉप दे रखा 80 वोल्ट, ठीक है। VL दे रखा 40 वोल्ट और VC दे रखा 100 वोल्ट। नेट सप्लाई वोल्टेज बताना है, तो V रिजल्टेंट वोल्टेज होगा √VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस, ऐसे माइनस मतलब VC, जो बड़े छोटा घटाना है हमको, इसका मतलब माइनस, ऐसे इसका यूज बोलते हैं, ये इसका मतलब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ऐसे। यहाँ बड़ी वैल्यू VC है, ठीक है, तो यहाँ होगा √80 का स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर, देखिए आप, ठीक है। ये होगा √80 का स्क्वायर प्लस 60 होगा 60 का स्क्वायर। अब याद रखिए, आपसे से कोई पूछे 8 स्क्वायर प्लस क्या होगा, 10 होगी, तो 0 लगा है तो ये 100 हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, LR सर्किट है, सीरीज जुड़े हैं, L इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। L देखिए, L की वैल्यू दे रखी 0.4/पाई, ठीक है। R की वैल्यू दे रखी 30,
ओम, ठीक है। वीआरएमएस से वी 200 दे रखा है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो 50, एफ बराबर दे रखा 50 साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, एक ही बात है, ठीक है। इंपीडेंस जेड बताना है, जेड की वैल्यू क्या होगी और करंट की वैल्यू कितनी होगी, दो चीजें बतानी। तो पहले हम लोग निकालें क्या, एक्सएल निकालें, क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा माने 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ कितना 50, एल कितना ये 0.4 अपान पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया, तो ये 0.40 हो जाएगा, ओके 40 ओम। जेड क्या होगा, पूरा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल ऐसे माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। पूरा फार्मूला याद रखिए हमेशा, ये फार्मूला याद रखना है आपको। तीनों मौजूद है, जो मौजूद नहीं उसको गायब कर देना चाहिए। पूरा फार्मूला ये है, इसमें क्या नहीं है, इसमें एक्सी नहीं है, इसको गायब कर देंगे हम लोग। जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 का स्क्वायर, एक्सएल है 40 का स्क्वायर, सीधे क्या है 50 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी काम बनेगा, 50 ओम का एक ही आंसर है। अगर आप लोग आई ना निकालो तो भी काम बन जाएगा, वहां टाइम से बचाना है, तो फोर्थ आंसर में ही 50 ओम दे रखा है। लेकिन फिर भी आप जानकारी लिए आई निकाल लेते हैं। तो आई बड़ी बात नहीं, आई बराबर क्या होगा, V बाई जेड, V मतलब V आरएमएस 200, ओके 200, ये कितना है 50, 4 एम्पियर की करंट होगी, एक्चुअली ये आरएमएस करंट होगी। कोई वैल्यू जब तक कही नहीं जाए कल आरएमएस वैल्यू है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट, ओके। अगला क्वेश्चन 48, में सब जुड़े हैं, एलसीआर सर्किट सीरीज में है, सब में मतलब VL मतलब VR बराबर 10 है, 10 वोल्ट, VL भी 10 है और VC भी 10 है। फिर कह रहे हैं इंडक्टर को हटा दिया तो इफेक्टिव पहले इफेक्टिव नेट जो V होगा क्या होगा, अंडर रूट VR के स्क्वायर और प्लस VC का स्क्वायर, VL हट गया, अंडर रूट 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, ये होगा 10 रूट 2। एक्चुअली ये बराबर का मतलब क्या है, इसका बराबर का मतलब ये देखिए सीरीज में तो आई सब में सेम होगी, इसका मतलब ये कि R की वैल्यू XL और बराबर XC है, ये समझे आप, ठीक है, तभी ऐसी बात हो पाएगी। आई सेम है तो इसका मतलब अगर V ये सब तीनों चीज सेम है तो मतलब ये सब चीज वैल्यू सेम होंगी। R बराबर XL बाय क्यों क्योंकि VR का मतलब क्या होता है I into R, VL का मतलब क्या होगा I into XL होगा और VC का मतलब क्या होगा I into XC होगी। ऐसे सीरीज में I सेम है तो अगर V सेम है सब में तो मतलब ये R बराबर XL बराबर XC है, तो ये जो नेट वोल्टेज 10 रूट 2 आया तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, तो V अक्रॉस बताना है, कैपिटल में V कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, 10 रूट 2 आधा आधा बढ़ जाएगा अपॉन 2, ये होगा 10 बाई रूट 2। जो सीरीज में दो भागों में बढ़ जाएगा, दो ही है, इंडक्टर है नहीं, केवल कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 48 की। अगला 49 क्वेश्चन देखिए बच्चों। 49 में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। V बराबर R बराबर दे रखा 3 ओम, ठीक है, और XL बराबर 10 दे रखा है, XL बराबर 10 और XC बराबर 40 ये दे रखा है। तेरा मतलब जेड बताओ, जेड इंपीडेंस माने जेड, देखिए जेड बराबर पता है आपको भी R स्क्वायर प्लस XL और जो बड़ा हो उससे छोटे को घटा देंगे हम लोग ऐसे, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, बड़ा वो है तो
14 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये तो 4 बचेगा, तो 5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। अब कह रहे हैं एलसीआर रीजनेस में केवल रेजिस्टेंस बचे काम करेगा और दो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, तो नेट उसका काम खत्म हो जाता है। तो रेजिस्टेंस और प्योर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर प्योर होता है तो आई इधर होगी तो वोल्टेज भी इधर ही होगा, फुल डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री। तो रेजोनेंस में सर्किट में केवल रेजिस्टेंस का काम रह जाता है, तो दोनों कोई पूछे करंट और पोटेंशियल में कितना फेज डिफरेंस होगा, 0 डिग्री होगा। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। और देखिए कोई इसमें क्वेश्चन की डाउट हो, कुछ भी हो आंसर में, सॉल्यूशन में, तो आप मुझसे संपर्क करें, टाइम ले लें, कोचिंग में मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। वैसे कोशिश की है, कहीं मिस्टेक नहीं होगी, फिर भी इंसान है, मिस्टेक हो ही सकती है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप फोन करके मिल सकें, ये आंसर वो है सर, नंबर है आपका, कहीं मिल सकते हैं आप, ओके, कोचिंग में मिल, ठीक है।